जो प्रैक्टिस की गई है वो इसी फाइल के थ्रू है। ये मैं अपलोड भी कर दूंगी इसी पे गूगल ड्राइव पे आपके साथ शेयर हो जाएगी। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन डू ऑन दिस फाइल, क्योंकि इसमें डाटा एंटर है। तो अभी इसे हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम ये काम कर रहे थे कि हमने SPSS फाइल बना ली, उसके बाद हमने डाटा भी एंटर कर दिया, लेकिन डाटा एंट्री जरूरी नहीं है कि उसमें कभी कोई एरर हो ना। दिस इज इम्पॉसिबल, एरर्स होते हैं। उन एरर्स को हम किस हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उसे हम रिमूव कर सकते हैं, ये हमारा सेशन था कल जो बीच में रह गया था। अभी आपके सामने जो शेयर हो रहा होगा व्यू, दिस इज वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में सेकंड जो वेरिएबल आपको यहाँ नजर आ रहा है, दिस इज रिलेटेड टू जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। इसकी वैल्यू अगर हम देखें, वैल्यूज में 1 इज कोडेड फॉर मेल एंड 2 इज फॉर फीमेल्स। ठीक है, इसी बेस पे हमने फिर डाटा एंटर किया। ये आपको यहाँ पे सेकंड कॉलम नजर आ रहा है। इसमें जहां जहां 2 एंटर हुआ है दिस इज फॉर फीमेल, जहां 1 एंटर हुआ है दिस इज फॉर मेल। ये बात समझ आ रही है सबको? डाटा एंट्री तो समझ आ गई है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी आपकी फाइल है, इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो आप देख सकते हैं कि सैंपल कितना होगा। ये हो रहा है जी एंड हमारे पास 439। इसका मतलब सैंपल साइज जो है डेट वाज अराउंड 440, 439, 440 इस तरह से कैलकुलेट हुआ होगा। अब इसमें हमने देखने एरर्स। अभी हमने जो सिलेक्ट किया है वेरिएबल वो किया है कैटेगोरिकल वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं जेंडर और इसकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैल्यूज यानी कोडेड था ये, इसका मतलब ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे डेलिबरेटली कुछ इसमें एरर्स डालते हैं। लेट्स से 11 हमने कर दिया इसको मिस्टेकनली, यानी 1 था, हमने कहीं गलती से उसको 11 एंटर कर दिया। कहीं यहाँ पे 2 था, कि मिस्टेक होगी, हमने कुछ एंटर ही नहीं किया उसमें। यहाँ पे मिस्टेकनली 10 एंटर हो गया और किसी जगह पे 2 की जगह मिस्टेकनली 22 एंटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैंने फिलहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेलिबरेटली 3 एरर्स एंटर किए। एक 11 एंटर कर दिया, एक जगह हमने वैसे ही मिसिंग कर दिया, और एक जगह हमने इसको 22 कर दिया एंटर। इस तरह से जब आप एंटर करेंगे डाटा तो ये आपसे वैसे भी हो सकती हैं, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं जब हम एंटर करते हैं, स्पेशली जब हम बहुत सारे क्वेश्चन एक दिन एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए इसमें हमने जब एरर्स देखने हैं, सबसे पहले आपने करना है यहाँ पे क्लिक एनालाइज। यू कैन सी द टैब एनालाइज। इसे आप क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन नजर आएगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। इससे आगे आपको साइड मेन्यू में फ्रीक्वेंसीज लिखा नजर आएगा, इसे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लेफ्ट साइड पे आपके सारे वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल व्यू के जितने वेरिएबल हैं वो सब आपको नजर आएंगे। इसमें से जिसके भी आपने एरर्स रीड करने हैं उससे आप हाईलाइट करें, डबल क्लिक कर ले, बेशक ये डायरेक्टली इधर एंटर हो जाएगा। जैसे ही इधर एंटर हो गया, आपने सिर्फ इतना देखना है यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसीज है उसके बॉक्स में चेक है या नहीं, इज इज चेक और नॉट, ये यहाँ पे टिक इसमें होना चाहिए। इसे ओके कर दें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आउटपुट विंडो नजर आ रही है आपको, शेयर हो रही है अभी या नहीं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या आपसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं एरर्स? सेकंड टेबल जिसके ऊपर सेक्स लिखा हुआ है, यानी जो हमारा वेरिएबल है जिसके हम एरर्स देख रहे थे, बाय ऑब्जर्विंग दिस टेबल कैन यू आइडेंटिफाई एरर्स? यस मैम। मैम फीमेल्स के नीचे 10, 11 और 22 मेरे ख्याल से गिवन है मैम। बिल्कुल, यस। अब इसमें देखें, हमें आइडिया है क्योंकि हमने कोड की है अपनी फाइल 1 फॉर द मेल एंड 2 फॉर द फीमेल्स। ये 2 कोड तो हमें पता है, और ये दोनों कोड SPSS भी रीड कर सकता है क्योंकि वो आपको क्लियरली बता रहा है जी कि 1 मेल है और 2 फीमेल है।
लेकिन नीचे 3 कोड आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यानी एसपीएसएस इसको रीड नहीं कर रहा। वो इसलिए रीड नहीं कर रहा क्योंकि आपने ये कोड किया ही नहीं है। ये एरर्स हैं, ये आपने मिस्टेकनली ऐड किए हैं नंबर्स। तो इसका मतलब 10 एक मिस्टेक है आपके सामने, 11 भी एरर है, 22 भी एरर है। और इन तीनों की फ्रीक्वेंसी भी सामने है। यानी 10 आपने एक बार एंटर किया है, कहीं पे भी फाइल में एक बार कहीं 10 गलती से एंटर हुआ है, 11 भी एक बार कहीं गलती से एंटर हुआ है, एंड सेम फॉर 22। ये तो 3 एरर्स इस तरह से हो गए। इसके अलावा टोटल से नीचे अगर मैं देखूं तो एक और हमारे सामने है रो, दिस इज फॉर द मिसिंग सिस्टम, मिसिंग वैल्यूज कहें आप इसको। यहाँ पे अगर मैं देखूं अगेन दिस इज 1। इसका मतलब कि किसी एक जगह पे, किसी एक बॉक्स में, किसी एक रिस्पोंडेंट के लिए जेंडर फिल ही नहीं हुई, क्योंकि आपके सामने मैंने एक जगह किया था, उसको ब्लैंक कर दिया था मैंने, तो वो भी आपके सामने है। तो अब इसका मतलब ओवरऑल मुझे 1 2 3 4 इन 4 मिस्टेक्स को, इन 4 एरर्स को देखना है अपनी फाइल में, ये किधर है और ये क्यों है। यहाँ तक मुझे सिर्फ इतना आइडिया हुआ है कि ये एरर्स हैं, ठीक है। ये एरर्स मैंने फिलहाल तो खुद ऐड किए हैं, इसलिए मुझे इनकी पोजीशन का पता है कि कहाँ कहाँ है। लेकिन जब आप वैसे करेंगे डेटा एंटर, तो उसमें उस वक्त आपको आइडिया नहीं होगा कि वेयर आर दीज एरर्स। वो आपने फिर आइडेंटिफाई करना होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक मुझे बताएं कि ये आइडिया हो गया कि एरर्स को हम देख कैसे सकते हैं, यानी आइडिया कैसे ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ एरर्स है कैटेगोरिकल वेरिएबल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब हम दोबारा आते हैं यहाँ पे। अब हमने ये काम करना है, क्योंकि ये तो अभी मेरे सामने एरर्स हैं। अदरवाइज आपकी जो डेटा फाइल है वो तो नीचे तक है, एरर्स तो कहीं भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता होगा कि कहाँ है। आपने ये काम करना है, यहाँ आपको ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगी, वर्जन में शायद थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे आपके सामने किस तरह की ऑप्शन आएगी जिसे लिखा हो, जिसके ऊपर अगर आप कर्सर करेंगे तो हाईलाइट होगा एज वैल्यू लेबल। नजर आता है अभी आपको ये? इसके यस सामने मैम। मैं कर्सर लाई हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है एज वैल्यू यस लेबल। मैम। इसे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए कोड्स थे वो चेंज हो जाएंगे इनटू लेबल। जिस तरह जहां पे आपने 2 एंटर किया था वो फीमेल के लिए था, अब वो 2 कोड आपको नजर नहीं आ रहा, नाउ दिस इज टर्न टू बी फीमेल, वो आपके सामने लेबल के तौर पे आ गया। जहां जहां 1 था वहां पे अब आपको मेल लिखा नजर आएगा, और जहां जहां आपने एरर एंटर किए हुए हैं वहां पे आपको ना मेल लिखा नजर आएगा ना फीमेल। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो एरियाज है जहां मिस्टेक हुई हमसे। यहाँ पे मैं अब आराम से हाईलाइट कर सकती हूँ कि एक ये एरिया है 111 वाला, फिर एक यहाँ पर भी है, ये एरर है, और एक ये एरर है। इस तरह आप नीचे लेते जाएंगे फाइल, और जहां जहां आपको कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा, यानी कोई लेबल नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये आपके लिए एरर है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ तक तो ये बात होगी कि जी हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रन किए थे, उसके फ्रीक्वेंसीज रन की थी, उसमें तो हमने ये आइडिया ले लिया दैट हाउ मेनी एरर्स डू वी हैव फॉर सर्टेन वेरिएबल, उसका मैम नंबर इसको हमारे अनड्यू सामने। कैसे करेंगे मैम? इसको अगर हमने अनड्यू करना हो, इसी को आप दोबारा से कर दें। क्लिक आर यू करेंगे आस्किंग तो? फॉर दिस? जी जी जी, यस मैम, मैं बिल्कुल। यही पूछ। ठीक है, थैंक यू मैम। बिल्कुल, आप इसे और मैम दोबारा आप जो करिए। आउटपुट वाली फाइल में गई थी, देन हाउ डिड यू केम बैक टू दिस फाइल, और द बोथ आर गोइंग टू बी ओपन साइमल्टेनियसली? बोथ विल ओपन साइमल्टेनियसली मरियम। आप ओके देखिए मैम, नीचे मैं यहाँ पे कर्सर करती हूँ ना, यू कैन सी 2 विंडोज। कैन यू सी? मैं जब नीचे कर्सर कर रही हूँ, एक नहीं आपको मैम, ऐसे, अगर ठीक है, आई गॉट इट मैम, नजर तो ओके, नहीं आ रहा मैम, आई अच्छा गॉट इट, अच्छा, थैंक ठीक है। लेकिन आप नीचे जब टास्क बार पे करेंगी ना एसपीएसएस पे कर्सर, तो दोनों विंडोज नजर आएंगी, एसपीएसएस की भी और आउटपुट विंडो भी। आप जिस मर्जी को हाईलाइट कर लें। यू। ओके मैम, थैंक ठीक है, अच्छा जी। तो हम, हाँ जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमने इस तरह से हाईलाइट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि इस एरर को ख़त्म कैसे करना है, इन सब एरर्स को हमने रिमूव कैसे करना है। उसके लिए ये बात फिर ज़रूरी है जो मैं आपसे डिस्कस करी थी कल, कि आपने क्वेश्चनर को मार्क करना है कि कौन सा क्वेश्चनर किस नंबर पे एंटर हुआ है एसपीएसएस में। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट एरर जो है मेरा, इसको अगर मैं देखूं
तो ये इस रिस्पोंडेंट के लिए जो मैंने इधर हाईलाइट किया, यानी दिस इज फॉर माय सेकंड क्वेश्चनियर। अब मैं अपने क्वेश्चनियर को, अगर हम स्मार्टली काम कर रहे हैं तो इसका मतलब मैंने अपने क्वेश्चनियर अरेंज करके रखे होंगे, तो उसमें मैं सेकंड क्वेश्चनियर निकालूंगी जो मैंने मार्क किया होगा ऊपर, दैट दिस इज सेकंड। उसमें भी मैं देखूंगी कि ये जो रिस्पोंडेंट है इसके लिए जेंडर क्या थी, क्या 1 था, 2 था, या उसने मार्क ही नहीं किया था, ये 11 मैंने क्यों एंटर किया यहाँ पे। वहां से चेक करके फिर हम इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आगे आ जाएं, ये ब्लैंक है, दिस इज फॉर 12th क्वेश्चनियर। अब मैं 12th क्वेश्चनियर निकालूंगी, फिर मैं उसमें चेक करूंगी कि क्या वाकई इस रिस्पोंडेंट ने नहीं फिल किया जेंडर का सेक्शन। नहीं किया फिर तो ये मिसिंग वैल्यू रहेगा। लेकिन मे बी आपसे नहीं हुआ फिल, आप भूल गए उसे फिल करना, यहाँ पे एंटर करना आई मीन, तो आप वहां से देख के इसे इधर फिल करेंगे। इस तरह से आपने सारे ये रेक्टिफाई करने। ये उसी सूरत में होगा इफ यू हैव मार्क्ड योर क्वेश्चनियर इन एन ऑर्डर। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं किए हुए और बस ऐसे ही एंटर करते गए हैं तो आप कभी भी वो क्वेश्चन दोबारा नहीं ढूंढ सकते, बहुत टाइम चाहिए फिर आपको। ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. हाँ, ओके अच्छा, अब अगर तो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है, उसके लिए एरर्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उसे रेक्टिफाई करना इज एन ईजी टास्क, समवट ईजी टास्क। लेकिन अगर आपका वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, उसके लिए एरर्स हम आइडेंटिफाई कुछ हद तक कर सकते हैं, उसमें सारे एरर्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल करती हूँ डिस्कस। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऑफ एज, जो मैंने अभी हाईलाइट किया आपके सामने। पहले तो मुझे ये बताएं दैट हाउ कैन आई से दैट दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल जस्ट टू व्यू from data file, how can I say that this is a quantitative variable? कैसे किया Ma'am, है इसमें ये? कोई categorization query है? मैम इसमें जो जो रिस्पोंडेंट की एज है वो डायरेक्ट लिखती है ना, इसकी हमने कोडिंग नहीं की कि मतलब 20 से 30 तक जिनकी एज है उसको 0 कह दें, ऐसे कोडिंग नहीं की, डायरेक्ट एज लिख दी है। और मैम नंबर्स भी बहुत डिफरेंट हैं ऊपर नीचे, नंबर्स डिफरेंट हैं 1 बिल्कुल। 2 3 4 के मैम उस तरह कोड्स में नहीं है। वेरी गुड। इसका मतलब या जब आप डाटा व्यू में देखते हैं तो आप फौरन से पहचान सकते हैं कि आपका ये वेरिएबल क्वांटिटेटिव है या नहीं है। अच्छा, अब हमारा एज का वेरिएबल यहाँ पे फिलहाल हमने उसको एसपीएसएस में एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंटर किया हुआ है। मैं अब इसमें एरर्स देखना चाहती हूँ। इसमें एरर्स देखने के लिए अब पहली बात तो ये है कि आपने ये जहन में रखना है दैट व्हाट वाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज फॉर ऑल ऑफ योर रिस्पोंडेंट्स। जब आपने रिसर्च स्टार्ट की तो उसमें आपने क्या डिफाइन किया था कि एज मेरे रिस्पोंडेंट्स की कहाँ से कहाँ तक होगी। ऐसी तो कोई रिसर्च मुझे नहीं लगता होगी कि जिसमें आप 1 ईयर से लेके 100 यहाँ तक आप लें एज, इस तरह से तो नहीं होगा। कोई ना कोई ब्रैकेट तो आपने डिफाइन किया होगा। चिल्ड्रन के लिए मे बी डिफाइन किया हो, या मे बी एडल्ट्स हो, या मे बी आपने ऐसे ही डिफाइन किया फ्रॉम 20 to 60, कोई एक रेंज आपने डिफाइन की होगी। जैसे मैम इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो हम एक बिल्कुल एज उसमें फीमेल्स की, रिप्रोडक्टिव एज और के अगर लिहाज से आपने कर एडोलसेंस लिया। है तो फिर हम 10 to 19। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो आपने ये जहन में फिर रखना है कि मेरी रिसर्च में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एज के लिए। ठीक है, वो फ्रेम आपके सामने होना चाहिए। अब इसका मतलब फॉर इंस्टेंस आपके लिए, इस फाइल के लिए मैं बात करती हूँ कि आपने एज रेंज 15 to 80 रखी हुई है, लेट्स से। ठीक है, अब इसका मतलब कि किसी रिस्पोंडेंट की एज 15 से नीचे नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और अपर एंड पे अगर मैं देखूं तो 80 से अबव नहीं होनी चाहिए। एंड इफ दिस इज सो देन दैट विल बी अ मिस्टेक, दैट विल बी एन एरर फॉर योर फाइल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके Yes, ma'am. अच्छा, अब हमने इसको करना किस तरह से? अगेन आपने वैसे ही करना है काम, एनालाइज पे जाना है। ठीक है, एनालाइज पे जाने के बाद फिर वैसे ही डिस्क्रिप्टिव और फ्रीक्वेंसीज पे जाना है। सेम वही प्रोसीजर, यहाँ तक वही स्टेप है। इसको रीसेट कर दें। यहाँ पे अब आपके पास ये वेरिएबल है एज का जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसे आपने इधर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगेन जस्ट मेक श्योर अबाउट दिस टिक, ये होना चाहिए इधर, और उसके बाद आपने सिंपली ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे अगेन आपके सामने एक डिस्क्रिप्टिव का टेबल रन होगा एज वी हैड फॉर जेंडर।
ये आपके सामने एज का आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये इतना बड़ा टेबल क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसमें हमने कुछ कैटेगराइज तो किया नहीं है। तो एसपीएसएस हर रिस्पोंडेंट की जो एज है उसको एज इंडिविजुअल लेगा और उसको आगे बताता जाएगा ये एज कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे 18 आपने कितने रिस्पोंडेंट्स के लिए ऐड किया? 6 एंड सो ऑन। ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस मैम। अच्छा, अब इसमें हम सिर्फ इस हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसका मिनिमम एज यहाँ पे हमें नजर आ रही है 18। फॉर इंस्टेंस हमारा जो क्राइटेरिया था रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करने का उसमें मिनिमम एज 15 थी, और यहाँ पे अगर लेट से 13 आ जाता है लिखा हुआ या 14 आ जाता है, यानी कोई भी नंबर लेस देन 15 मुझे यहाँ नजर आता है, तो वो मेरे लिए एरर होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप नीचे ले आए, एंड पे आ जाएं। यहाँ पे मैक्सिमम एज 82 है। लेट्स से कि क्राइटेरिया जो हमने डिफाइन किया था उसमें मैक्सिमम एज 85 है। अब यहाँ पे अगर नंबर कोई भी नंबर 85 से अगर हायर होगा तो वो एज एरर ही काउंट होगा और उसे फिर आपने आइडेंटिफाई करना है फाइल में, ठीक। इसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना या इसकी रेक्टिफिकेशन नहीं होती। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। मैंने आपको जो बताई है बात वो आपको लोअर और अपर एंड पे बताई है, एक्सट्रीम पोजीशन से बताई है मैंने। व्हाट अबाउट द मिडिल वैल्यूज? ये भी तो हो सकता है ना, जिसका यहाँ पे 51 यहाँ पे 6 रिस्पोंडेंट्स का है। लेट्स से कि मैंने कहीं गलती से 51 किसी और रिस्पोंडेंट का भी एंटर कर दिया, मे बी ही और शी वाज 52, मैंने 51 एंटर कर दिया। अब लेकिन मैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती एज एरर। इसके लिए तरीका ये होगा कि या तो मैं सारे क्वेश्चनर दोबारा से देखूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मेरे साथ कोई और हेल्पर हो वो बताता जाए एज और मैं डाटा व्यू में उसको चेक करती जाऊं। अदरवाइज क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए मिडल वैल्यूज के लिए एरर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम होता है, ऑलमोस्ट वी कैन से दिस इज नियर टू इम्पॉसिबल। हम इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज को कर सकते हैं आइडेंटिफाई एज एरर जहां जहां हमें मिले। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ये डिस्टॉर्शन है किसी की साइड से? अच्छा जी, तो फिलहाल फिर हम ये काम कर रहे थे कि एरर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम उसे करेक्ट कैसे करते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए एरर्स आइडेंटिफाई भी आसानी से हो जाते हैं और उसके बाद उसकी करेक्शन भी इजी है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए हम एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जिसे हम आउटलायर्स कह सकते हैं, वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं इजीली, उनको फिर हम करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मिडिल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना क्वांटिटेटिव वेरिएबल में एज एरर्स वो मुश्किल होता है। जी बता दें, यहाँ तक ये पार्ट क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर है। मैम ठीक वैल्यू है। कोड मैम। जी बोले। मैम वैल्यू कोडिंग वाला जो हम चेक कर रहे थे वो तो नहीं हम हाँ करेंगे जी। मैम, राइट? नहीं, क्वांटिटेटिव में वो नहीं हो सकता। जिस तरह देखिए मैं आपके सामने अगर करूं, ठीक है, इसमें एज जो है इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ ना। जी ठीक है मैम, थैंक यू। क्वांटिटेटिव के लिए ये मसला होता है। ओके, अच्छा मैं स्टॉप करती हूँ और अब आपके साथ दोबारा लेक्चर शेयर करती हूँ। मैम प्लीज आप ये फाइल शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल मैं जरूर आज ही कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, तो ये लेक्चर आपके साथ दोबारा हो गया शेयर। इसमें हम डेटा क्लीनिंग की बात कर रहे थे जो अभी आपके सामने मैंने प्रैक्टिस किया। ये इसके 2 स्टेप्स होंगे, यानी आपने पहले एरर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके बाद आपने फिर उसे करेक्ट करना होगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए किस तरह से होगा सेपरेट, ये भी आपने देख लिया। कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए जो स्टेप मैंने आपके सामने किए वो यहाँ पे मेंशन भी हैं लेक्चर में। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए भी इसमें यहाँ पे जो मेंशन है, उसके अलावा जो मैंने आपके सामने डिस्क्रिप्टिव रन करके किया है वो ज़्यादा इजी है, उससे आप फॉलो करिएगा। बुक जो आपके साथ शेयर की उसमें भी ये मेथड होगा।
यहाँ तक करने के बाद, यानी इस स्लाइड पे अगर हम देखें, हमने डेटा क्लीन कर लिया किस तरह से, बाय फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स। उसके बाद फिर कुछ प्रीलिमिनरी हम एनालिसिस करते हैं। ये जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस का पार्ट है, ये आपका भी 1-2 लेक्चर्स के बाद मैं इसको करूँगी कवर, यानी हम जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं ये उसमें कवर होगा। अभी इस पार्ट को स्किप करके हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, यानी प्रिपेयर वेरिएबल्स फॉर फर्दर एनालिसिस। बेसिकली हम इसे कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आपको याद हो, मैंने एक लेक्चर या आई थिंक लास्ट वीक मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि समटाइम्स हम जब SPSS फाइल बनाते हैं, जो आपके सामने ओरिजिनल SPSS फाइल होती है, ज़रूरी नहीं है कि सारा एनालिसिस उसी पर ही हो। वी हैव टू मॉडिफाई आवर वेरिएबल्स। अब वो मॉडिफिकेशन किस किस बेस पे होती है और क्यों होती है, वो अब हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं आ रही हूँ। अच्छा, अब आपके सामने मैं स्लाइड करती हूँ। ये आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशंस। लास्ट स्लाइड जो थी वो ऑप्शन है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन किस किस तरह कर सकते हैं। वो जब मैं SPSS में करूँगी तो आपको वहाँ पे मैं उसको क्लियर कर दूँगी इस पॉइंट को। ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्यों करनी है? ओवरऑल 4 हमारे पास यहाँ पे रीजन है that you can see on this slide. First reason, adding up these scores that make up each scale to give an overall score for scales, जो भी आप स्केल यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें देखें जब हम लास्ट लेक्चर्स कवर कर रहे थे जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये स्केल्स के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ऐड करते हैं रिस्पॉन्सेज, जिसमें एक एग्जांपल हमने PTSD स्केल की ली थी। डू यू रिमेम्बर? हम उसमें ऐड कर रहे थे स्कोर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ स्कोर्स, जिसमें हम ऐड करते हैं रिस्पॉन्सेज। तो ओवरऑल एक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इस बेस पे होती है। ओके, ये आपके सामने आ गई SPSS फाइल फिर दोबारा से। यहाँ पे इधर ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा OP1 के नाम से। बेसिकली दिस इज अ स्केल टू मेजर ऑप्टिमिज्म ऑफ रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, ये हम एक स्केल यूज कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारे रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिज्म स्केल के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें लाइकेट स्केल यूज हुआ है, उसकी रेंज 1 से लेके 5 तक है। मैम सबसे कॉमन स्केल भी तो यही है ना, लाइकेट स्केल ही यूज होता है। जी लाइकेट स्केल ही यूज होता है सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। यस नो वाले स्केल बेहतर नहीं होते यूज करना। बहुत सारे स्केल आपको मिलेंगे इस तरह के जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन होती हैं यस नो, लेकिन वो कभी भी बेहतर नहीं होते। मैम वो ज्यादा तो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस के लिए होते हैं ना, क्वालिटेटिव तो ज्यादा इनको भी कह सकते हैं, क्वालिटेटिव तो हम इससे भी कह सकते हैं। ऑप्शन तो इसमें भी हैं, इसमें भी 5 ऑप्शंस हैं। इसमें डुअल हो जाता है ना मैम, इसमें तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज हो जाता है मैम। वो तो सिर्फ क्वालिटेटिव के लिए यूज होता है यस और नो वाला मैम, उसमें तो आप क्वांटिटी को ये मेजर कह सकते हैं बिल्कुल, उसमें हम क्वांटिटी को बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। प्लस उसमें जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना यस नो में, वो ये होता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में मिले, हर चीज हमेशा यस नो में हो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज ऐसी है कि जिसमें रिस्पोंडेंट्स खुद भी क्लियर नहीं होते कि वो उनके लिए यस है या नो है।
यू हैव टू प्रोवाइड अ सर्टेन ग्रे एरिया। तो इसलिए हम अपनी लाइकेट स्केल जो है वो एटलीस्ट 3 ऑप्शन का जरूर यूज करते हैं। जिस तरह यस नो है तो एक ऑप्शन कुछ इस तरह से भी होना चाहिए। सिर्फ यस नो के स्केल बेहतर नहीं होते, एग्जिस्ट करते हैं वो भी। जब आप अभी नेट पे करेंगे एक्सप्लोर, यू विल फाइंड सच स्केल्स। ओके, एनीवेज हम क्या कर रहे थे डिस्कस, हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि ऑप्टिमिज्म हमने एक स्केल यूज किया, इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, एंड टू रिस्पॉन्ड ईच क्वेश्चन यू प्रोवाइडेड 5 ऑप्शंस फर्दर। अब हर रिस्पोंडेंट के लिए जो डेटा था वो आपने एंटर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे आपने डेटा एंटर किया। इसने ऑप्टिमिज्म का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको 3 पे मार्क किया है, जैसे भी जो आपने कोडिंग की थी। सेकंड को उसने एज 2, फिर 3 मार्क किया, फिर 2 मार्क किया, 4 एंड 2। ये ओवरऑल उसने रिस्पॉन्सेज दिए आपको स्केल पे। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको ये डाटा मिला है। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वो एक अलग फ्रेम में है। कहीं पे मे बी वो न्यूट्रल मार्क कर रहा है, कहीं पे वो एग्री को मार्क कर रहा है, कहीं पे मे बी वो डिसएग्री को मार्क कर रहा है। अगर मैं इन सब रिस्पॉन्सेज को सेपरेटली देखूं तो मैं ये कभी भी नहीं यहाँ पे कर सकती कंक्लूड कि इसका ऑप्टिमिज्म लेवल क्या है, किस हद तक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को तो वो अलग अलग कर रहा है मार्क। मुझे एक फाइनल आंसर चाहिए, और वो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा बाय एडिंग अप ऑल दी स्कोर्स। क्लियर हो रही है ये बात? मैम वो तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं रन करेंगे मैम इस पे अब उनके नहीं, अभी average? नहीं करेंगे रन, अभी रन नहीं करेंगे। अभी तो मुझे एक ओवरऑल स्कोर चाहिए ना, एक स्कोर बनेगा तो फिर होगा। जी उसका भी हमें मैम अगर रिवर्स कोडिंग यूज हुई है क्या हमें उसका नहीं पता चलेगा इनमें? रिवर्स कोड वो तो हमने करना है उसको पहले ही, वो भी एक स्टेप आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है मैम, ठीक है। वो हम कर चुके हैं यहाँ तक। मतलब अभी आप ये समझे कि हम जब कोड कर रहे थे, जिस क्वेश्चन को रिवर्स कोड करना था हमने वैसे ही एंटर किया है डेटा। ओके मैम, आई गॉट इट। यस मैम। ठीक है। अब जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है इसका ओवरऑल स्कोर अगर मैं देखूं तो वो मुझे ऐड करना है, यानी 3 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2, ये सारे नंबर्स मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास एक ओवरऑल स्कोर आएगा। इसी फाइल को मैं मूव करती हूँ, इसमें आपको एक फाइनल स्कोर मिलेगा। ये यहाँ पे, ठीक है। इसे इन्होंने नाम दिया हुआ है टोटल ऑप्टिमिज्म, यानी TOPTIM एब्रिविएट किया हुआ है इसको। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फर्स्ट जो रिस्पोंडेंट है इसके लिए ओवरऑल स्कोर क्या बन रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? 22, ठीक है। 22। यस 22, इसका ओवरऑल स्कोर 22 है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चनर है उस रिस्पोंडेंट के लिए स्कोर 19 बन रहा है, फिर अगेन 19 है, कहीं 26 है। ये सारे नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं ये हर रिस्पोंडेंट के इंडिविजुअल स्कोर हैं ऑप्टिमिज्म के। और यहाँ पे ये बात मुझे क्लियर हो रही है कि जो नंबर जितना बड़ा है इसका मतलब कि उस रिस्पोंडेंट में ऑप्टिमिज्म भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर मैं कंपेयर करूं अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चनर को, फर्स्ट और सेकंड रिस्पोंडेंट को, तो जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एज कंपेयर टू द सेकंड वन। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ रही है बात? यस मैम। अब ये जो कॉलम हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है, इस कॉलम को हमने फर्दर टेस्ट में यूज करना है। जो आई थिंक अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे बोला था कि हमने टेस्ट रन करना है, वो टेस्ट अब इस पे रन होगा। इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे रन नहीं होता टेस्ट। इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे टेस्ट रन हो सकता है, ये नहीं है कि एसपी से रन नहीं करेगा, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। नाउ दिस इज अ लॉजिकल थिंग कि आपके सामने ओवरऑल स्कोर आ गया सारे रिस्पोंडेंट्स का। दिस इज नोन एज कंप्यूटेशन ऑफ योर स्केल, जो बेसिकली एडिशन होता है। तो मैम ये ईच क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चनर उसका मैम हम जो है उस पे स्टैटिस्टिकल रन टेस्ट करते हैं, यानी एक क्वेश्चन के अगेंस्ट हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट रन करते हैं जितने रिस्पोंडेंट्स क्यूमुलेटिव स्कोर का। नहीं, देखें
अभी आप पता नहीं एक क्वेश्चन आप किसका, आप स्केल के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म के मैंने कहा 6 क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को ले रहे हैं टेस्ट रन करने के लिए, या आप डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं? मैम क्वेश्चन के अगेंस्ट ही स्केल होगा ना मैम, तो स्केल लेट सपोज कि किसी एक स्केल के, ये जो आप बात कर रही हैं कि स्कोरिंग की हुई है मैम, ये किसी एक क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही स्केल होगा ना मैम उसका, जिसके अकॉर्डिंग टू उसने स्कोरिंग की हुई है रिस्पोंडेंट ने। नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा, प्लीज डिफाइन इट अगेन। कोई एग्जांपल दे मुझे, जैसे ऑप्टिमिज्म स्केल है फॉर एग्जांपल, इसके मैंने कहा कि 6 क्वेश्चन है मैम, अब आगे चले मैम 6 पॉसिबल मैम, फॉर एग्जांपल कोई लेकेट स्केल का कोई क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, वो 5 ऑप्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक क्वेश्चन को, एक क्वेरी को। जी जी बिल्कुल ठीक है, सही हो गया, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो तो किसी एक को मार्क करेगा ना उन 5 ऑप्शंस में से, वो किसी एक को मार्क करेगा मैम, यही मैं बात कर रहा हूँ। तो मैम ये हम उन 5 जो ऑप्शंस हैं उन हर ऑप्शन का स्कोर देख रहे हैं कि हम सारे ऑप्शंस का क्यूमुलेटिव स्कोर देख रहे हैं? ओके, मैं आपके सामने करती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने दोबारा स्केल करती हूँ, फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, ये ऑप्टिमिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने 5 ऑप्शंस दिए, वो 5 ऑप्शंस में से एक ने उसको रिस्पोंडेंट किसी एक ने मार्क किया एंड दैट वाज 3, यानी वो कोडेड था एज 3, आपने यहाँ पे SPSS में 3 एंटर कर दिया, फिर आप उसी रिस्पोंडेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी अगेन 5 ऑप्शंस थी, उसमें से आपने देखा कि उसने 2 को मार्क किया हुआ है, सेकंड को आपने 2 यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर नेक्स्ट 3 हो गया, 2 4 2, अब बताएं मुझे यहाँ ये तो आप हॉरिजॉन्टली चल रही है ना मैम, ये तो आप एक क्वेश्चनर के इंडिविजुअल क्वेश्चंस को पे चल रही है ना मैम, मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैम जो वर्टिकल चलता है फ्रॉम वन रिस्पोंडेंट टू अनदर। मैम जो 2 रिस्पोंडेंट्स एक क्वेश्चन का जो क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा एट द एंड, बेशक वो 100 रिस्पोंडेंट से हमें जो मिलता है, फॉर एग्जांपल हमारे 100 रिस्पोंडेंट्स हैं, उसका तो एक क्वेश्चन नहीं, देखिए मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे देखें ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं ये मैंने फर्स्ट रिस्पोंडेंट के लिए बोले हैं, ये मैंने फर्स्ट रिस्पोंडेंट के लिए बोले, ये 3 2 3, ये एक क्वेश्चन हो गया ना, फिर इसी तरह से सेकंड क्वेश्चनर आ गया, ये उसके हो गए रिस्पॉन्स। अब सेकंड जो रिस्पोंडेंट या सेकंड जो क्वेश्चनर आपने उठाया है उसने फर्स्ट क्वेश्चन को उसने एज 2 कोड किया है, सेकंड को मार्क किया, मे बी उसने स्ट्रांगली, मे बी उसने एग्री को कर दिया मार्क, यहाँ पे उसने 3 को किया 4, ये सब ये आपको अलग अलग ही नजर आ रहे हैं सब। मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैम कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हमने जिस पे बेसिकली जो हमने अपने टेस्ट रन करने हैं, वो हम इंडिविजुअल पे तो कर नहीं सकते, एक क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो मैम हमने वर्टिकल रिस्पॉन्सेस पे जाना होता है ना, वर्टिकल रिस्पॉन्सेस से जो हमें आगे डाटा मिलेगा उस पे हमने आगे टेस्ट रन करने हैं ना मैम। बिल्कुल, जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 5 ऑप्शंस। आप डॉक्टर अली है ना आप? जी मैम, डॉक्टर अली जी, आप प्लीज थोड़ा सा वेट करें, आप मेरे साथ साथ चलें, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं मिस कर रही हूँ कोई पॉइंट फिर आप मुझे बताएं। श्योर मैम, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ तक फिलहाल सिर्फ इतना क्लियर कर रही हूँ कि हम कंप्यूट करते क्यों हैं, ठीक है? हम कंप्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि हर जो स्केल है वो जब हम अपने रिस्पोंडेंट को फिल करने के लिए देते हैं, वो उस क्वेश्चन को जब फिल करते हैं तो अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, हमें ओवरऑल एक स्कोर चाहिए होता है, हमें ऐड करना होता है। अब जिस तरह यहाँ पे आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं लाइक 22 19, ये सारे आपके रिस्पोंडेंट्स हैं और उनके ये रिस्पॉन्सेज हैं जो हमने ऐड किए हैं, जो आपने उनको क्वेश्चनर दिए थे, यानी जो सेकंड सेक्शन था आपके क्वेश्चनर का। अब एक तो तरीका ये है कि मैं इसको बाय हैंड कैलकुलेट करूं, जो गलत बात है, वो स्टूपिडिटी क्यों है, क्योंकि आपके पास SPSS है, हम इसको बाय हैंड कैलकुलेट करके एंटर नहीं करेंगे, हम SPSS से काम लेंगे, हम यहाँ पे SPSS को कमांड देंगे कि मुझे ये सारे स्कोर ऐड करके दें फॉर ईच ऑफ आवर रिस्पोंडेंट्स, यानी ये सारा स्कोर जो भी आपका टोटल सैंपल साइज है सबके लिए कैलकुलेट होगा। अब करना किस तरह से, आपने जाना है, यहाँ पे ऊपर आपको टैब नजर आ रही है ट्रांसफॉर्म, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद आपको साथ ही ऑप्शन नजर आ रही है कंप्यूट वेरिएबल की, आप कंप्यूट करेंगे।
क्योंकि हमारा यहाँ पे भी टास्क जो है बेसिकली वो कंप्यूटेशन का ही है, हमें कंप्यूट करना है वेरिएबल को। कंप्यूट करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे कंप्यूट के ऑप्शन को, तो उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने यू हैव टू सजेस्ट अ न्यू नेम, क्योंकि पहले तो ऑप्टिमिज्म 1 2 3 4 5 6 इस तरह से था। अब मैंने उसे ऐड करना है उन सारे क्वेश्चंस को। मैं कोई नया नाम दे सकती हूँ, वैसे तो ऑलरेडी इस फाइल में बना हुआ है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिहाज से हम इसको दोबारा से देते हैं एक नाम, टोटल ऑप्टिमिज्म फॉर ईच रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, इसलिए फिलहाल हमने इसको टोटल ऑप्टिमिज्म, इसी नाम को आप दोबारा रिपीट करेंगे टाइम एंड लेवल में। इसे कंटिन्यू कर दें, नाम आपने सजेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चंस पिक करने हैं आपने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्केल का ऑप्टिमिज्म का OP1, इसको डबल क्लिक करें, ये इधर एंटर हो गया। हमें ऐड करना है, इसमें से आपने देख लिया ये प्लस का साइन, इसे ऐड कर दिया इधर। सेकेंड क्वेश्चन अगेन ऐड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट सिक्स्थ, ये सारे क्वेश्चन ऐड हो गए। अब इसको आपने ओके कमांड दी, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एग्जीक्यूट लिखा नजर आएगा आपको। ठीक, इरादत सोने से अच्छा जी, तो अब हमने जब ऐड कर लिया, एग्जीक्यूट किया इसको, यहाँ तक मुझे बताएं कि स्टेप्स क्लियर हुए कि कंप्यूट करना कैसे है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैम हम आउटपुट फाइल को व्यू कर रहे थे, फिर ओके, मैं आपके सामने दोबारा कर देती हूँ। जी नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि आपने
जैसे वो कमांड दी थी उधर ओके की, तो आउटपुट विंडो में आपको फिर लिखा हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे दोबारा से देख भी सकते हैं कि हमने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं ले लिया या कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं कर दिया स्केल का। यहाँ ऑप्टिमिज्म के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं फॉर ईच रिस्पोंडेंट, उन सबको आप देख सकते हैं 1 to 6 सारे नज़र आ रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि हमने कमांड बेसिकली कंप्यूटेशन की दी और ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब एग्जीक्यूट अगर हो गया है इसका मतलब कि ये वेरिएबल अब मेरी फाइल में होना चाहिए, जो मैंने नया बनाया है ये। अब हम इसे देखते हैं कि ये किधर है। यहाँ पे आपके सामने डेटा व्यू है SPSS फाइल। इसमें अगर देखिए लास्ट वेरिएबल जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, वो ये टोटल ऑप्टिमिज्म है जो भी मैंने आपके सामने कंप्यूट किया है। अब इसमें अगर आप देखें, फर्स्ट जो रिस्पोंडेंट है इसका ओवरऑल स्कोर 16 कैलकुलेट हुआ है, नेक्स्ट 21, 17। अब अगर आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे यही रिस्पॉन्स, यही आपके सामने आएगा स्कोर। ये हम बेसिकली करते क्यों हैं, क्योंकि जब हम स्केल यूज़ कर रहे होते हैं अपने आउटकम को मेजर करने के लिए, जैसा मेरी जो रिसर्च है फॉर इंस्टेंस, उसका मेन पर्पस ये था कि मैं ऑप्टिमिज्म लेवल असेस करना चाह रही हूँ। और ऑप्टिमिज्म लेवल असेस करने के लिए मैंने जो स्केल यूज़ किया उसमें 6 क्वेश्चन है। अब हर रिस्पोंडेंट तो ये डिमांड करेगा कि उसको ओवरऑल एक स्कोर बताया जाए। अब ओवरऑल एक स्कोर कैसे आएगा कि जो उसने हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को मार्क किया था वो ऐड करके हम बताएं, तो वो एडिशन SPSS आपके लिए कर देता है इस तरह से, जैसे अब ये मैंने आपके सामने किया। अब ये जो आपके सामने है टोटल ऑप्टिमिज्म का नया वेरिएबल जो बना है आफ्टर कंप्यूटेशन, इसको आप फर्दर आगे एनालिसिस में यूज करेंगे, जो भी आपने टेस्ट यूज करना है। अब वो इंडिविजुअल्स जो क्वेश्चन थे आपके, उन्हें आप बेशक भूल जाएं, उसका फिलहाल आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए अब आप ये इंडिविजुअल जो आपने एग्रीगेट बनाया है, कंप्यूट करके बनाया है, इसे आप यूज करेंगे। ये पॉइंट अब बताएं, यहाँ तक हो गया क्लियर? यस मैम। जी डॉक्टर अली आप बताएं। जी मैम। जी आप बताएं, कंफ्यूजन अभी क्लियर हुआ है या अभी भी है? जी मैम हो गया। नहीं मैम हो गया। ठीक है, तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारे पास, और ये हमने करनी होती है हमेशा हमेशा, इसलिए क्योंकि हम मोस्टली जब हम पब्लिक हेल्थ में कोई रिसर्च करेंगे हम स्केल ही यूज करेंगे। अगर आपका कोई आउटकम ऐसा है कि जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे बेस कर रहा है, फॉर इंस्टेंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, अब ये तो एक ही क्वेश्चन होगा कि फॉर इंस्टेंस आप किसी कैंसर से रिलेटेड कर रहे हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट देख रहे हैं या कोई और, कि जिसमें एक ही क्वेश्चन है, उसमें कंप्यूट नहीं करना होगा, उसमें ये स्टेप मिसिंग होगा उस रिसर्च में। जहाँ कहीं भी स्केल यूज होगा मीन्स यू आर यूजिंग मोर देन वन क्वेश्चन टू फॉर्मुलेट योर आउटकम, वहाँ पे आपको कंप्यूट करना होगा। और मैम जो हमने मल्टी डायमेंशनल पढ़ा था कि अगर 3-4 किस्म के होते हैं स्केल्स, तो मैम वो फिर इंडिविजुअली सबको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे फर्ज करें ये जो ऑप्टिमिज्म का था, इसमें मैंने कहा कि टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये मल्टी डायमेंशनल स्केल है, मतलब इसमें 2 डायमेंशन हम ऑप्टिमिज्म की मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कोई एक डायमेंशन मेजर कर रहा है ऑप्टिमिज्म की, और जो लास्ट 3 क्वेश्चन है वो कोई और डायमेंशन मेजर कर रहा है। अब क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल स्केल है, इसलिए फिर बेहतर ये होगा कि मैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सेपरेटली कंप्यूट करूं, यानी एक मेरे पास ऑप्टिमिज्म का वो रिजल्ट आएगा, और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उनको फिर मैं सेपरेटली कंप्यूट करूं। उसमें मैं फिर सब क्वेश्चन को एक साथ नहीं ऐड करूंगी। अगर मैं एक साथ करूंगी फिर तो ऐसी स्कोर आएगा ना जैसे आपके सामने है, इसमें उसकी मल्टी डायमेंशनैलिटी जो उसका एस्पेक्ट है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे तो यहाँ पे अलग अलग आंसर चाहिए इसके। ये बात क्लियर हुई है? जी मैम हो गया, थैंक यू। जिस तरह से देखिए आपके साथ मैंने वो एक स्केल, एक रिसर्च शेयर की थी, दैट वाज फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय यूजिंग WHO स्केल। उसमें आई थिंक 4 to 5 डायमेंशंस हैं। यस मैम, फिजिकल, सोशल। एग्जैक्टली। अब उसमें फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, लेट्स से कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, उन सबको मैं एक साथ कंप्यूट करूंगी, जस्ट 1 to 3 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट कोई 4-5 क्वेश्चन जो मे बी वो सोशल हेल्थ में ये कर रहे हैं, उन्हें फिर एक साथ कंप्यूट करूंगी, तो उतने ही वेरिएबल कंप्यूटेड बनते जाएंगे। तो मैम फिर टोटल ऑप्टिमिज्म के भी 2 कॉलम्स होंगे फिर?
बिल्कुल, अगर ये मल्टी डायमेंशनल होता है जिसके भी 2 होते हैं, जैसा अभी मैं आपको कह रही हूँ फॉर इंस्टेंस कि इसमें 2 डायमेंशन मेजर हो रही हैं, जितनी डायमेंशन मेजर हो रही है फिर उतने ही कॉलम बनते जाएंगे। राइट मैम। ठीक है, बेहतर यही है कि जब आप अभी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कोई स्केल डिसाइड कर रहे हैं, वो कोई मल्टी डायमेंशनल डिसाइड कर लें। वो जब आप ये कंप्यूट करेंगे तो ये सारी एम्बिग्यूटीज आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप खुद से करेंगे परफॉर्म। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, यहाँ तक एक तो हमने कंप्यूटेशन ये कर ली। बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्मेशन ये सीखी है कि हमें कंप्यूट करना होता है समटाइम, या मोस्टली सोशल साइंसेज में या पब्लिक हेल्थ में व्हेन वी आर यूजिंग स्केल। अब इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है, वो ये आती है समटाइम वी हैव टू चेंज our quantitative variables into categorical variable। इसके रीजन मल्टीपल हैं। एक इसका मोस्ट कॉमन रीजन ये है that you want to use chi-square test। chi-square टेस्ट के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके सारे वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल होने चाहिए। कोई भी वेरिएबल अगर क्वांटिटेटिव है तो उस वेरिएबल के साथ chi-square रन नहीं होगा। एक तो ये रीजन होती है। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट वैसे ही इजी फील करते हैं, थोड़ा सा उन्हें ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं परसेंटेज और नंबर, वो किसी को समझाना या उसके लिए रिजल्ट राइटिंग इजी होती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो वो बेशक टेस्ट जो भी है उनके जहन में हो, लेकिन वो यही चाह रहे होते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कैटेगोरिकल हो। अब जैसा हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने यहाँ से वेरिएबल एक पिक किया था जो था हमारा एज का वेरिएबल। अब एज का वेरिएबल जब मैंने SPSS फाइल में यहाँ पे यूज़ किया, मैंने इसको क्वांटिटेटिव ही रखा, यानी क्वेश्चन जब मैंने बनाया तो मैंने उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन के तौर पे पूछा और यहाँ पे एंटर भी एज क्वांटिटेटिव ही किया मैंने इसको। बट लेटर ऑन आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट माई क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऑफ एज इनटू कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब मैं इसकी ऑप्शंस बनाना चाहती हूँ, मैं इसकी 3 रेंजेस बनाना चाहती हूँ, या मे बी 2, 3 जितने भी मेरी मर्जी है, मैं उसमें इसको शिफ्ट करना चाहती हूँ कैटेगोरिकल वेरिएबल की फॉर्म में। तो वो हम यहाँ पे SPSS में कर सकते हैं। SPSS में ये बात जहन में रखें कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैटेगोरिकल में चेंज हो जाता है, बट यू कैन नेवर चेंज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल इनटू क्वांटिटेटिव। वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर क्वेश्चन आपने डिजाइन किया है और कोई क्वेश्चन आपके पास क्वांटिटेटिव है, ओपन एंडेड यानी क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है, तो वो लेटर ऑन SPSS में कैटेगोरिकल हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने एज कैटेगोरिकल क्वेश्चन एंटर किया SPSS में, वो क्वांटिटेटिव में चेंज कभी नहीं होता। ये बात क्लियर होगी? यस मैम। यस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वेरिएबल की जो एज है आपके सामने। मैं इसके अभी चले फर्स्ट जो है इसका है, मैं इसको 2 ग्रुप्स में करना चाहती हूँ चेंज। ठीक है, मैं इसके बाद आपको 3 में भी बताऊंगी कि वो किस तरह से करना है। अब इसको 2 ऑप्शन में जो मैंने चेंज करना है, ये मेरी मर्जी है यहाँ पे कि मैं इसको क्या रेंजेस देती हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम मैंने पहले देख लिया था इसका। ठीक है, अगर नहीं भी आपको याद तो हम दोबारा से भी रन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ओके, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। एनालाइज पे जाएं, एनालाइज पे जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, एज इसमें एंटर है। पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इस बॉक्स में टिक होना चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल अब और हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है स्टैटिस्टिक्स, इसे आप करेंगे क्लिक। स्टैटिस्टिक्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये आप ऑप्शन नजर आएगी मिनिमम एंड मैक्सिमम, इसे आपने टिक करना है। इसे कंटिन्यू करें। अब इसको अनचेक कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, और ओके करें। अब यहाँ पे आउटपुट विंडो में हमें
अपने रिस्पोंडेंट का मिनिमम नंबर भी नजर आ रहा है एज का और मैक्सिमम भी आ रहा है। मिनिमम एज जो है हमारे रिस्पोंडेंट की इस फाइल में वो 18 आ रही है और मैक्सिमम जो है वो 82 है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक। अब यहाँ अब एक तरीका तो ये कि मैं बस इस मिनिमम मैक्सिमम को ज़हन पे रखते हुए बस कोई दो ऑप्शन मैं यहाँ पे बना दूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे बना ली फर्स्ट 15 to 40, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन मैंने बना ली मोर देन 40। दो ऑप्शन इस तरह से बन गई। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, ये मेरी मर्जी है। यहाँ पे अब जो रिसर्चर काम कर रहा है ये उसकी मर्जी है कि वो किस तरह से बनाता है। एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का मीन आइडेंटिफाई कर लूँ, वो भी आपके सामने करती हूँ। फिर दोबारा एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आपके सामने सेंट्रल टेंडेंसी के वेरिएबल में सबसे पहले मीन ही लिखा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई कर दिया, यहाँ पे टिक कर दिया, कंटिन्यू किया, अगेन ओके। अब आपके सामने मीन भी आ गया। ऑन एवरेज जो रिस्पोंडेंट्स की एज है वो 37 है, 37.4, ठीक है। अब मैं इसकी बेस पे भी रेंज 12 से ग्रुप बना सकती हूँ। 18 से भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मिनिमम नंबर मुझे नजर आ रहा है रिस्पोंडेंट का एज का, वो 18 है। मैं 18 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 15 से था लेकिन रिस्पोंडेंट 18 से आए हैं तो मैं 15 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ रेंज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक, तो अच्छा यहाँ तक तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैंने दो ग्रुप बनाने। पहला ग्रुप मैं 15 ईयर्स से स्टार्ट करते हुए जाऊंगी, उसे लेके 37 है, चले इसको हम थोड़ा आगे 40 तक ले जाते हैं, 40 भी ऑन एवरेज क्लोज ही है उसके। और दूसरा ग्रुप जो बनेगा वो मोर देन 40 ईयर्स का बनेगा। ये दो ग्रुप बनाने हैं मुझे अपने, यानी बाइनरी वेरिएबल बनाना है मुझे इसे। करना कैसे, आपने जाना है ट्रांसफॉर्म पे। अगेन ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, ईदर यू कैन रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल और यू कैन रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल करती हूँ, इसका मतलब कि मेरा जो ओरिजिनल वेरिएबल है डेट वाज क्वांटिटेटिव, आई विल लूज ऑल डाटा फॉर दैट वेरिएबल। यानी मेरे पास फिर एसपीएसएस फाइल में वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो था एज का वो खत्म हो जाएगा और नया वेरिएबल जो मैं बाइनरी बनाना चाह रही हूँ सिर्फ ये आएगा। ये रिकमेंडेड नहीं होता मोस्टली। कोशिश करें कि रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करें ताकि जो ओरिजिनल डाटा आपने एंटर किया एज क्वांटिटेटिव वो भी आपके पास हो। मे बी आपने लेटर ऑन कहीं एज क्वांटिटेटिव अपने वेरिएबल को यूज़ करना हो, वरना वो तो ख़त्म हो जाएगा डाटा उसका। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करें। ओरिजिनल वेरिएबल जो क्वांटिटेटिव है वो भी रहेगा और जो नया बनाएंगे बाइनरी वो भी एग्जिस्ट करेगा फाइल में। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में अगर हम देखें तो अगेन लेफ्ट साइड पे सारे वेरिएबल हैं। फिलहाल मैं काम करना चाह रही हूँ इस एज के वेरिएबल पे। इसको डबल क्लिक किया, ये इधर एंटर हो गया। जैसे एंटर किया यू विल सी अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हम रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल कर रहे हैं। इट मीन्स दैट आई वांट टू मेक अ न्यू वेरिएबल, तो उसका फिर कोई नाम भी हमें सजेस्ट करना है एसपीएसएस के लिए। हम यहाँ पे कर लेते हैं एज अंडरस्कोर, क्योंकि स्पेस नहीं दे सकते, बाइनरी। अगेन रिपीट दिस थिंग, एज अंडरस्कोर बाइनरी एंड चेंज इट। जैसे चेंज की कमांड देंगे क्वेश्चन मार्क विल डिसअपियर और वो जो नया नाम है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आप करेंगे क्लिक, यहाँ पे ये लिखा नजर आ रहा है ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। ठीक है, ये नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमने दो ऑप्शन बनानी है, दो ग्रुप बनाने हैं अपने क्वांटिटेटिव वेरिएबल के। मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये क्लिक करना है जहाँ लिखा हुआ है रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू। इसको मैंने क्लिक किया, ये ब्लैंक बॉक्स हाईलाइट हो गया। लोएस्ट थ्रू, कम से कम जो भी एज है
आपकी रिस्पोंडेंट्स की, जो यहाँ पे 18 थी, वहां से लेके किस नंबर तक मैं आना चाह रही हूँ, 40 तक। मैंने 40 एंटर किया क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कट ऑफ। ये मेरा एक ग्रुप बनेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन, इसको मैं कोड कर रही हूँ एज 1 और इसे ऐड कर दिया। ये पहली ऑप्शन बन गई, यानी मेरे रिस्पोंडेंट जो 15 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक के हैं, वो अब इस वेरिएबल में एज 1 कोड होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ऑल अदर वैल्यूज। ऑल अदर वैल्यूज यानी 40 से अबव जितनी भी होंगी वो सारी सेकंड ऑप्शन में चली गई, यानी ग्रुप 2, इसको ऐड कर दिया। यहाँ तक बताएं, स्टेप क्लियर हुए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसे कंटिन्यू कर दें और ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे, आउटपुट विंडो में आप देख लें, यहाँ पे जो कुछ भी आपने कमांड दी वो सब लिखा नजर आएगा विद एग्जीक्यूट। अब आप चले जाएं अपने मेन फाइल पे। जो भी आप वेरिएबल नया बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, वो हमेशा एंड पे बनेगा। आप इसे एंड तक ले जाएं। नाउ यू कैन सी योर न्यू वेरिएबल एज बाइनरी। अब इसमें जहां जहां आपको 1 नजर आ रहा है, इसका मतलब इन रिस्पोंडेंट्स की जो एज है वो 15 से 40 ईयर्स तक होगी। और जहां आपको 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब इन रिस्पोंडेंट्स की एज मोर देन 40 होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये फर्स्ट रिस्पोंडेंट की एज 24, ये 1 कोड के साथ आ गया। सेकंड की 39, ये भी 1 कोड के साथ अपीयर हुआ था। थर्ड की 48 है, ये 2 के साथ अपीयर हुआ था। तो इसका मतलब कि एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो था उसे फिर आपने फाइनली चेंज कर दिया कैटेगोरिकल वेरिएबल, और बाइनरी है फिलहाल ये। अच्छा, अब यहाँ तक करने के बाद अगला काम आपने ये करना है, गो टू द वेरिएबल व्यू और फाइल को नीचे ले आए। एंड पे ये नया वेरिएबल बना होगा। ठीक है, here you can see age बाइनरी। यहाँ पे क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को कैटेगोरिकल बनाया है, तो आई हैव टू कोड इट। 1 कोड मैंने दिया था 15 to 40 ईयर्स, और 2 कोड मैंने दिया था मोर देन 40 ईयर्स, एंड ओके। और स्केल नहीं है, नो दिस इज ऑर्डिनल। और इसके अलावा वी डोंट नीड डेसिमल प्लेस इन दिस वेरिएबल, मेक इट 0। ठीक, ये मेरा फाइनल हो गया वेरिएबल। अब मेरी मर्जी है कि मैं रिसर्च में ये कैटेगोरिकल जो बाइनरी बनाया है ये मैं यूज करूं या मैं क्वांटिटेटिव यूज करूं। ऑप्शन दोनों है मेरे पास। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल को बाइनरी में आवाज नहीं आ रही। शायद सबको ही नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गई है।
जी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। वी कोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल और इसको हमने रीसेट किया था। Go to age, decide your new name. लेबल में भी यही रिपीट कर दें। Name it. और फिर दोबारा आप आते हैं ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अब मुझे यहाँ पे 3 रेंजेस चाहिए। सबसे पहले तो इसमें रेंज लोएस्ट थ्रू, ये गरम हो रहा है पहले इसे लैपटॉप। किया था 15 to 40। अब हम इसे लेट से 15 जो लोएस्ट मेरा नंबर है मैं इसको लेके आती हूँ अप टू 30 और ये मेरा फर्स्ट होगा ग्रुप, फर्स्ट ऑप्शन। एक ये रेंज बन गई यानी 15 to 30। फिर उसके बाद सेकंड जो मुझे रेंज बनानी है उसके लिए मुझे रेंज पर ही आना है। वो मैंने डिसाइड किया 31 से। 31 ही होगा डेफिनेटली क्योंकि 30 तक तो कवर हो गया। 31 to 50 इससे हम दे देंगे एज कोड 2। ये ऐड हो गया। फिर उसके बाद अदर वैल्यूज यानी 50 अबव जितना भी नंबर है एज का वो सब कोड होगा एज 3। इसे भी ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सी 3 ऑप्शंस, 3 कैटेगरीज फॉर एज। मैम हमने जो रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट वाला नहीं यूज किया अभी तक। नहीं ये नहीं यूज किया, ये नहीं यूज किया। मैम ये नहीं करना? नहीं फिलहाल इन इस ऑप्शन में आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे पहले हमने एज का जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल था उसे हमने बाइनरी बनाया था। अब हमने एज जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल था उसे मोर देन 2 ऑप्शंस बनाया है और वो 3 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट रेंज आपके पास है 15 to 30, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 31 to 50 और लास्ट ऑप्शन है मोर देन 50 इयर्स। कंटिन्यू एंड ओके। नीचे आप कमांड देखने आपको सारा नजर आएगा जो भी आपने परफॉर्म किया है। गो टू SPSS फाइल, इसमें एंड पे आपके पास ये नया वेरिएबल बन गया। अगेन क्योंकि आपने इसको कैटेगोरिकल बनाया है यू हैव टू कोड इट। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन थी थर्ड ऑप्शन मोर देन 50 इयर्स। जी ये क्लियर हो गया? यस मैम। बस ओके कर दें और ओके करने के बाद यहाँ से कोऑर्डिनल भी कर लें। ये करने के बाद डेटा व्यू में भी से चेक कर लें वेरिएबल को। सॉरी मैंने डेसिमल पॉइंट में यूज किया, इसको अगेन 0 पे कर दें डेसिमल को।
ठीक है, अब ये आपके पास एक और वेरिएबल बन गया उसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल से, जो 3 ऑप्शन के साथ है। अब वो जो रेंजेस आपने डिसाइड की हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपके सामने है। आप इसको यहाँ पे व्यू लेबल करके देख भी सकते हैं। फर्स्ट जो रिस्पोंडेंट है इसकी एज 15 to 30 ब्रैकेट में आ रही है, नेक्स्ट की 31 to 50 ब्रैकेट में आ रही है, एंड सो ऑन। ये क्या कर रहे हैं अभी? जी, यहाँ पे बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक। अच्छा, अभी हमने जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल चेंज किया है इनटू कैटेगोरिकल, ये हमने एक डेमोग्राफिक क्वेश्चन लिया था, ठीक है? इस क्वेश्चन के लिए ये था कि वी डोंट हैव एनी कट ऑफ, हमें ऐसा आइडिया नहीं था कट ऑफ क्या होना चाहिए इसका। जब आप स्केल्स यूज करेंगे उसमें समटाइम्स जब आप उस स्केल को रीड करेंगे तो वो आपको कुछ कट ऑफ देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही स्केल में दोबारा लेती हूँ जो हमने टोटल ऑप्टिमिज्म पे लिया, मे बी उस स्केल में इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हो कि जब आप कंप्यूट कर लेंगे तो उसके बाद फॉर इंस्टेंस 25 कट ऑफ है, मिनिमम स्कोर से लेके जो भी आ रहा है 25 तक अगर किसी भी रिस्पोंडेंट का आंसर आता है तो उसका मतलब कि उसका ऑप्टिमिज्म लेवल लो में फॉल कर रहा है, और अगर किसी का उस नंबर से उस रेंज से ज़्यादा है तो उसका मतलब वो हाई रेंज में है। ठीक है, तो उस केस में ये होगा कि आपका लेक्चर अभी कवर करके फिर साथ ही इसको करती हूँ, तो फिर उसमें ये होगा कि हम वो स्टैंडर्ड कट ऑफ यूज करेंगे। प्रोसीजर ये सेम ही होगा जैसे टोटल ऑप्टिमिज्म आपने यहाँ पे जो कंप्यूट किया, ये वेरिएबल जो आपके सामने है, दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अगेन मैं यहाँ पे वही बात रिपीट करूंगी कि अगर आप का स्केल यूज करना चाहते हैं तो फिर ये वेरिएबल यूज नहीं होगा क्योंकि ये तो क्वांटिटेटिव है। का स्केल के लिए क्या होता है, हमें तो इट मीन्स आई वांट टू Alhamdulillah. हेलो, हाँ जी भाई, पहुंच गया। 60 एंटर होना, इधर आगे एक उल्टे हाथ में मोड़ मुड़ता है, वो उल्टे हाथ नहीं होना ना, उसी चौक में खड़े हैं जहाँ से कट का हो रहा है लेफ्ट। 60 स्ट्रीट के अंदर जाएंगे ना तो 2 कदम तकरीबन 30 सेकंड बाद उल्टे हाथ में मोड़ है। 30 सेकंड के बाद 60 के अंदर हो ना, नहीं काफी अंदर नहीं आना, मेन 60 में ही है ना। बस ये मैं बहन को फोन करता हूँ, वो बाहर आ रही है। एक मिनट, वैन आपके गाँव से मर गया है 9, वो 201 आपकी स्ट्रीट में। हाँ 60 आ गया और आपका 195 है। नहीं गली के बीच सारी क्लास ओवर हो गई है। ये बाइक का नंबर है।